हेलो, नमस्ते। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। सेम टू यू। गुड इवनिंग। सबको नमस्ते सर और अभी सब। तक हाँ, बोलिए। सर अभी तक तो कोई और ज्वाइन नहीं हुआ। कोई बात नहीं मैडम, अभी तो अभी फिलहाल में शायद आप ही जान लो, खुशबू जी ना आप। हाँ, खुशबू। अच्छा, कोई बात नहीं। मैंने लेट किया था कि सब अभी मैसेज भेजा था सबको कि आज का लेक्चर 4:15 चालू होगा करके। शायद हो जाएंगे अभी। थोड़ा सा का 5 मिनट राह देखेंगे, नहीं तो फिर शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप लाइन पे रहिए। ओके। जी। ओके। ओके। वेलकम। चलिए, जो भी लोग अभी ज्वाइंट हुए हैं सभी को गुड आफ्टरनून। और ज्वाइन होने के लिए आप सबका वेलकम करता हूँ। सभी लोग अपने माइक्रोफोन ऑन रखिए, ऑफ ना कीजिए, ताकि आपको जो पढ़ाया जाए वो आपको सही तरीके से सुनाई आए। लास्ट लेक्चर में हमें जो टॉपिक पढ़ा था, तो उसके बारे में कोई थोड़ा बहुत जानकारी दे सकते हैं। लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं। कहाँ पे एंड हुआ था? लास्ट लेक्चर जो था हमारा, लास्ट टॉपिक कहाँ पे एंड हुआ था? कोई रिमाइंड कर सकता है, कोई बता सकता है? रेणुका जी, रवीना जी, उपाध्याय सर, खुशबू जी, भक्ति शर्मा। आप आज नए ज्वाइंट हुए हैं, भक्ति शर्मा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपका आज पहला लेक्चर है, आपका परिचय दे सकते हो आप? थोड़ा आपका जो साउंड है ना, आप बढ़ा दीजिए, आपका साउंड बहुत ही धीमा आ रहा है। मेरा नाम भक्ति शर्मा है ओके। और मैं DMS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ ओके। और मैं हैदराबाद से हूँ। ओके। आपका मोस्ट वेलकम। ठीक है, आप पहली बार ज्वाइन हो। मेरा जो लेक्चर है वो फिजियोथेरेपी इस सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। मेरा हाँ सर। परिचय, मैं डॉक्टर मोहन नेस्कर मानसवाया पैरामेडिकल कॉलेज में जॉब करता हूँ, और फिजियोथेरेपी का लेक्चर, फिजियोथेरेपी को आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी और पूरी डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। और कुछ जो क्लास आपके मिस हुए हैं उसके आपको नोट्स मिल जाएगी। ओके। ओके सर। ओके, वेलकम। चलो, लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक हुआ था हमारा, मैनुअल मसल्स टेस्टिंग ग्रेडिंग सिस्टम, ये टॉपिक शायद हुआ था हमारा लास्ट लेक्चर में। खुशबू जी, उपाध्याय सर, रवीना जी। मैंने लास्ट लेक्चर आपसे ज्वाइन नहीं किया था तो मुझे आइडिया नहीं। ओके, सॉरी। नो प्रॉब्लम। उपाध्याय सर। हाँ सर, हाँ यही पढ़ाया गया था। ओके, मैनुअल मसल टेस्टिंग ग्रेडिंग सिस्टम। ओके। हाँ ये। ओके, तो कुछ आप थोड़ा बता सकते हो? हमने एक टेबल बनाया था, मैनुअल मसल टेस्टिंग ग्रेडिंग मैनुअल मसल टेस्टिंग ग्रेडिंग सिस्टम का एक टेबल बनाया था।
तो उसके बारे में थोड़ा रिमाइंड कर सकते हो आप, जिसने नोट किया होगा। कोई भी फास्ट, ताकि मैं आगे आपको कुछ बता सकूं, पढ़ा सकूं। मैं बता देता हूँ सर। ओके सर, बताइए। उपाध्याय सर ना? हाँ, हाँ, वेलकम सर। तो मैनुअल मसल टेस्टिंग ग्रेडिंग सिस्टम बताया गया था लास्ट क्लास में, ओके सर। और उसमें ग्रेड बताया गया 0 to 5 ओके ओके सर। एंड एक्सप्लेन किया गया कि 0 ग्रेड में क्या कंडीशन होती है, ओके मसल या जॉइंट जहाँ पर ये वो होता है, और 1 में क्या, 2 में क्या, लाइकवाइज। तो ओके जीरो ग्रेड में बताया गया कि देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ मूवमेंट ओके एंड नो विजिबल और पल्पेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर। चलो। ग्रेड 1 में ट्रेस होगा अच्छा, हाँ, ट्रेस। और विजिबल और पल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ा थोड़ा हिला डुलना होगा उसमें ग्रेड 1 में। एंड उसके बाद ग्रेड 2 में पूअर होगा, फुल रेंज ऑफ मोशन ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके। फुल ऑफ रेंज, उसमें ग्रेड 2 में क्या हुआ था सर, थोड़ा एक मिस्टेक हुआ था, जो हाँ, साजिब सर, थोड़ा हाँ, सा साजिब सर ने जो बताया हाँ था, हाँ वो सही था। थोड़ा मेरा एक वर्ड्स थोड़ा मिस्ड हो गया था उसमें ना। क्या ग्रेड 2 में हाँ PRR पुअर, गरीब, उसमें फुल रेंज ऑफ मोशन ग्रेविटी हाँ एलिमिटेड, ये शब्द आता था। ग्रेविटी एलिमिटेड, ELIMINATED। ग्रेविटी एलिमिनेटेड। हाँ, हाँ, ये शब्द था। ग्रेविटी। अच्छा अच्छा, वो मैं लिख लेता हूँ। ओके सर। उसमें क्या हो गया था, थोड़ा सा एक शब्द तो मेरा मिस हो गया था, या मतलब लिखने का रह गया था। वो फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी पूरा लिख दिया था सर। ओके, और ग्रेविटी एलिमिनेटेड विदाउट विदाउट ग्रेविटी जो है। ओके, फुल रेंज ऑफ मोशन ग्रेविटी एलिमिनेटेड, बस इतना ही लिखना है सर। ओके, और सर का अच्छा, थैंक यू। ओनली ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन लिखना पड़ेगा। देखो सर, वो भी लिखा चलेगा, वो चलेगा, वो नो प्रॉब्लम, उसमें आता ही है सर। वो दोनों भी शब्द समान है, आप उसमें लिख सकते हो, मतलब और में भी है वो, आप दोनों भी लिख लो, अच्छा ताकि उसमें ही आता, पूर्व में आता है वो। ओके अच्छा अच्छा, तो ग्रेड 3 में ओके। फेयर हाँ, फेयर ग्रेड है निष्पक्ष, एंड हाँ। इसमें फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी दिया गया है। फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट, हाँ, ये सही था। और फोर्थ हाँ, बताइए। फोर्थ ग्रेड में गुड ओके, गुड ग्रेड है ये, विद फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी विद मॉडरेट रेजिस्टेंस। राइट, एकदम सही। एंड फिफ्थ ग्रेड में हाँ, नॉर्मल नॉर्मल ग्रेड है, इसका नाम जो है फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी विद फुल रेजिस्टेंस। फुल रेंज ऑफ मोशन ग्रेविटी मैक्सिमम रजिस्टर, फुल रजिस्टर, राइट, चलेगा। ये नॉर्मल तो क्यों? यही लिखा है। हाँ, राइट, सही बात है। इसमें क्या है ना, ये नॉर्मल ग्रेड 5 में नॉर्मल पोजीशन होती है, नॉर्मल मतलब साधारण होता है। उसमें फुल रेंज ऑफ मोशन पेशेंट को दे के हम उसकी मसल्स टेस्टिंग कर सकते हैं। एकदम, थैंक यू। देना भक्ति जी, आपने ये नोट किया था, या रवीना जी आपने नोट किया था? देना डिम्पल, डिम्पल जी आपका सेकंड क्लास है ना? यस सर। ओके। पिछले क्लास में जो कुछ मैंने आपको बताया, कुछ लिखा था आपने, नोट हाँ किया था? सर, मैंने
था, लेकिन मैं आज ऐसा हुआ ना सर, मैं बाहर गाँव आ गई तो मैंने रजिस्टर छोड़ दिया घर पे वो वाला। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ सर, BF का लाया नहीं, लेकिन अब तो उपाध्याय सर से बोले तो सब समझ में आया मुझे ग्रेडेशन। ओके, अब बता सकते हो? थोड़ा आ गया होगा तो बताओ, नहीं तो फिर चलेगा, नहीं बताया तो भी। सर वो ग्रेड्स थे अपने 3 ग्रेड के, ओके, G0 से लेके G5 तक थे वो। राइट। पहले इसमें शायद पुअर था, अच्छा, 2 में। सेकंड ओके, 2 में 4 था, कोई बात नहीं, जो आपको आए वही बताइए, नहीं आता होंगे तो बाद में पास कीजिए, चलेगा। ओके सर, मैं नेक्स्ट क्लास में मतलब अच्छे से बता दूंगी अभी। ओके, ओके, सॉरी सर। नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम। अभी कुछ है आपके पास नोट करने के लिए? हाँ है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देना, स्वप्निल सर, स्वप्निल जी, स्वप्निल मात्रो। यस सर। सर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए कि आप? फर्स्ट टाइम। यस ओके सर, अब सर कहाँ आपका परिचय दे सकते हो? यस, मैं स्वप्निल मात्रे। ओके, आई एम फ्रॉम भिवंडी थाना महाराष्ट्र। ओके सर, आपके एडमिशन किस में है सर? हाँ, आपके एडमिशन BNYS। फर्स्ट BNYS फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर। ओके, आपको BNY सर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में से एक मेरा सब्जेक्ट है फिजियोथेरेपी, मैं आपको उसकी पढ़ाई देने वाला हूँ। ओके सर, ओके। ओके। देन वर्षा सातपुते, वर्षा जी। यस सर। हाँ सर, जो आपने टेबल लिखे थे उसमें थोड़ा सा जानकारी दीजिए, ताकि एक नेक्स्ट थोड़ा सही है कि नहीं, उसमें से एक गलत था, वो आपने राइट किया है या नहीं किया है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ग्रेड 0 से आप थोड़ा बताइए। ओके, ग्रेड 0 में आपने बताया था, डिस्क्रिप्शन में था कि नो एक्टिविटीज, ओके, मतलब ओके, मिनट ऑन पाल्पिटेशन। ओके, कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद ग्रेड 1 में ट्रेस एक्टिविटी बताइए, ओके, कंट्रास्टिल एक्टिविटी, जिसमें विजिबल बट नो विजिबल और पाल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन विथ नो मोशन, ऐसे बताया था, ठीक है। अगर आप उसके बाद ग्रेड 2, थोड़ा सा गलत हो गया था, ग्रेड 2 में क्या है ना, फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी मैंने लिख के दिया था, राइट। यस, बट उसके बाद आपने बताया था ना फुल रेंज ऑफ मोशन, हाँ, वो तो ओनली बताया इन था, उसमें एक शब्द और ऐड कीजिए, एलिमेटेड। एलिमेटेड। हाँ, ओके, उसमें उसी कॉलम में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, या जगह हो तो ELIMINATED। ठीक है। ओके, ग्रेड 3। फिर था फुल रेंज ऑफ मोशन, ओके, अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, विदाउट ग्रेविटी। हाँ, 4। और 4 में गुड था, फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड टेस्ट पोजीशन इन हेल्ड अंडर मिनिमम रजिस्टर। रेजिस्टेंस। ओके, 5। Full range of motion against gravity and test position in hold the maximum resistance. ओके, थैंक यू। चलो तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं कि मैंने आपको टॉपिक 1 जो शोल्डर फ्रैक्शन, ये मैंने टॉपिक आपको बताया था। शोल्डर फ्रैक्शन में आपको बोन भी बताए थे मैंने, कौन कौन से शोल्डर जॉइंट में कौन कौन से बोन इन्वॉल्व होते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कर देता हूँ, जो नए लोग हैं उनको भी, उनके लिए भी ध्यान से सुनना जरूरी है और नोट भी कर सकते हैं आप। देखिए, हमारा एक टॉपिक है मैनुअल मसल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी, ये टॉपिक हमारा है। इसमें 2 टॉपिक आते हैं, मैनुअल मसल्स टेस्टिंग एंड गोनीमेंट्री, ये 2 टॉपिक आते हैं। उसमें से जो पहला टॉपिक है मैनुअल मसल्स टेस्टिंग, इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। और मैनुअल मसल्स टेस्टिंग में 25 आर्टिकल से आलेख है उसमें,
और 25 अलग जो है आपको नोट्स में मिल जाएंगे जो नए जॉइंट हुए उनके लिए। उसमें से पहला जो टॉपिक था हमारा वो था शोल्डर फ्लैक्शन। लेकिन शोल्डर फ्लैक्शन बताने से पहले शोल्डर जॉइंट के एनाटॉमी क्या होती है, शोल्डर जॉइंट में कौन कौन से बोन्स होते हैं, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में अभी जो नए लोग हैं वो नोट कर सकते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। शोल्डर फ्लैक्शन, एमएमटी शोल्डर फ्लैक्शन। हमारे शोल्डर जॉइंट में द शोल्डर जॉइंट इज मेड अप ऑफ 3 बोन। ये हमारा शोल्डर जॉइंट 3 हड्डियों से बना हुआ है, बोन से बना हुआ है, जिसमें पहला बोन आता है स्कैपुला, उसका शोल्डर ब्लेड। सेकंड बोन आता है क्लेविकर, जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं। और थर्ड आता है ह्यूमरस, अपर आर्म बोन। ये 3 बोन हैं, ये तीनों भी बोन हमारे शोल्डर में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यह सभी ने नेक्स्ट जो लेक्चर हुआ था लास्ट, वहाँ उसमें लिखा होगा शायद, है ना। रेणुका जी, देन उपाध्याय सर, गायत्री जी, गायत्री ढेपले, आप नए ज्वाइंट हुए हो आज? हाँ, आप कहाँ से हो? सर मैं नासिक से हूँ, DNYS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। ओके, आपका फर्स्ट क्लास है मेरे? यस। ओके, कोई बात नहीं। बाकी की क्लास जो पास हुई है उसके बारे पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी। ओके, लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा शोल्डर फ्लैक्शन, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। शोल्डर जॉइंट को ये 3 बोन्स इन्वॉल्व होते हैं। देन 2 joint in the shoulder allow it the move the acromioclavicular joint where the against point of the scapula acromio meet the clavicle and ग्लोनोह्यूमरस जॉइंट। इसमें 3 जॉइंट और शामिल होते हैं। देखो मैंने पहले बोन बताए, 3 बोन से हमारा ये बनता है स्कैपुलर, क्लेविकल और ह्यूमरस। उसके साथ में शोल्डर जॉइंट में 3 जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। एक्रोमियोक्लेविकल जॉइंट होता है, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट होता है, और shoulder allow to move the acromioclavicular joint where the highest point of the scapular acromial joint meet the clavicle and glenohumeral joint। ये 3 जॉइंट मतलब glenohumeral joint, स्कैपुलर acromial joint और acromioclavicular joint, ये 3 जॉइंट हमारे शोल्डर जॉइंट में इन्वॉल्व होते हैं। उपाध्याय सर, राइट है ना? हाँ सर। ओके, अच्छा, ऋषभ सर वेलकम। बाद में मैंने आर्टरीज के बारे में बताया था, मैंने लिख के दिया था आपका आर्टरीज के बारे में, कौन कौन सा आर्टरीज इन्वॉल्व होती है इसमें शोल्डर जॉइंट में। एक्सिलरी आर्टरी, ओके, 1। उसके बाद सुप्रास्कैपुला, सुप्रास्कैपुलर, फ्लेक्सर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्सर ह्यूमरल, सर्कमफ्लेक्सर ह्यूमरल आर्टरी। मरल आर्टरी। ओके, अभी आपने जॉइंट का नाम बता दीजिए, एक बार बता दीजिए। किसका मैडम? ग्लेनो शोल्डर जॉइंट के आपने 3 नाम बताए थे ना। शोल्डर जॉइंट में देखो, फर्स्ट है शोल्डर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ACROMIOCLAVICULAR। हाँ सर, उपाध्याय सर। उसके बाद क्या बताया था सर? स्कैपुला एक्रोमियो, स्कैपुला लिखिए SCOPULA, स्कैपुला, देन ब्रैकेट में लिखना है एक्रोमियो।
ACROMION एक्रोमियन, ये मीट द क्लेविकल एंड ग्लोनोह्यूमरल जॉइंट, उससे मिलता है, ग्लोनोह्यूमरल जॉइंट से मिलता है। ठीक है, ये तीन जॉइंट मिलके, तीन जॉइंट का इसमें तीन जॉइंट मिलके हमारा शोल्डर है, जिसमें शोल्डर में ये तीन जॉइंट है, सॉरी। और आर्टरीज आपने लिखी है, आर्टरीज एकदम सही बताइए, तीनों भी आर्टरीज, जैसो सर्कमफ्लेक्शनल ह्यूमरल आर्टरीज, सुप्रास्कैपुलर और एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, ये तीन है। देन मैंने मसल्स के बारे में बताया था, कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है? अंटेरियर एरिया में डेल्टॉइड मसल बताया था आपने, डेल्टॉइड एंटीरियर, राइट। और बाइसेप मसल। सपोर्टेड बाय बाइसेप मसल, बाइसेप मसल क्या होती है? सपोर्ट करती है। देन यस। कोराइको ब्रांचालिस, कोराइको, हाँ सर बोलिए सर। सर बोलिए। कोराइको ब्रांचालियस ये थी। ठीक है, ये मसल्स इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अगर अभी शोल्डर जॉइंट की मैंने आपको एक बात बता दी, लेकिन शोल्डर जॉइंट की अगर फ्लैक्शन, अगर हम पेशेंट को टेस्ट करेंगे, है ना, तो सबसे पहले पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है ना। शोल्डर फ्लैक्शन के लिए हम सिटिंग पोजीशन भी ले सकते हैं चेक करने के लिए, उसको स्लीपिंग पोजीशन में भी अब हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, दो पोजीशन ऐसे है कि इसमें हम हमारे पेशेंट का शोल्डर फ्लैक्शन मसल टेस्टिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें पेशेंट की पोजीशन, हाँ बोलिए सर, उपाध्याय सर। इसको हेडिंग लिखवा दीजिए, शोल्डर, एक मिनट, शोल्डर फ्लैक्शन, शोल्डर फ्लैक्शन, स्पेलिंग SHAULDAR शोल्डर, FLEXION, फ्लेक्शन, हाँ फ्लैक्शन। फ्लेक्शन शोल्डर टेस्टिंग। आपने पहले लिखा ना MMT शोल्डर फ्लैक्शन, मैनुअल मसल टेस्टिंग शोल्डर फ्लैक्शन, ये MMT शॉर्ट में लिख दीजिए, एमएमटी, अच्छा MMT शोल्डर फ्लैक्शन। हम MMT में क्या, हमारा पहला टॉपिक है ये MMT शोल्डर फ्लैक्शन। हाँ समझ गया, अभी समझ गया। ओके, एमएमटी शोल्डर फ्लेक्शन, हाँ इसके बारे में हाँ थोड़ा। इसकी जानकारी दे रहा हूँ, जिसमें अपन ने शोल्डर जॉइंट की अभी थोड़ी एनाटॉमी देखी है, जिसमें कौन से बोन होते हैं वो देखे, याद में बोन्स के साथ साथ उस शोल्डर जॉइंट में कौन से जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं वो देखे, और आर्टरीज क्या होती है हमने वो भी, तीन आर्टरीज देखी है। अभी है ना टेस्ट करने का था पेशेंट का पोजीशन, अभी शोल्डर फ्लैक्शन चेक करते वक्त पेशेंट का पोजीशन कैसे होनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, और थोड़ा वीडियो ऑन करके भी आपको थोड़ा प्रैक्टिकल शायद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा अगर राइट साइड का हमें शोल्डर फ्लैक्शन करना हो तो हम राइट साइड का शोल्डर फ्लैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, राइट साइड, लेफ्ट साइड क्या करना था, लेफ्ट साइड क्या कर सकते हैं, लेकिन जिस साइड का हम शोल्डर फ्लैक्शन मसल टेस्टिंग करेंगे उस साइड में थेरेपिस्ट का खड़ा रहना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे मेरा लेफ्ट साइड है, ठीक है, राइट साइड है, तो राइट साइड में थेरेपिस्ट का होना जरूरी होता है। देखिए अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल तो बता रहा हूँ, लेकिन कुछ वीडियो मैं निकाल के आपके ग्रुप में डालूंगा ताकि आपको समझ में सही तरीके से आ जाए। ओके, देखिए पहले तो कोई पेशेंट अगर
प्रॉब्लमेटिक हो या शोल्डर में स्टिफनेस हो तो उससे कोई मूवमेंट नहीं होगी। हमें जीरो से चालू करना है। देखिए मसल टेस्टिंग करते वक्त हमें जीरो से चालू करना है। जीरो में क्या होता है, ग्रेड 1 जीरो, नो मूवमेंट, राइट। देखो शोल्डर अभी नीचे है, अगर फ्लैक्स करना है उसे 90 डिग्री तक फ्लैक्स करना है तो उसमें जीरो ग्रेड में हम चेक करेंगे तो नो मूवमेंट, उपाध्याय सर, राइट ना। देन सेकंड ग्रेड में अगर चेक करेंगे, सेकंड ग्रेड चलना चेक करना है तो थोड़ा सा मूवमेंट, राइट। हमने ग्रेड 2 में क्या आता है आपको पता है, उपाध्याय सर ग्रेड 2 में क्या आता है आपको पता है, ग्रेड 1 सॉरी, ग्रेड 1 में क्या आता है, विजिबल और पाल्पेशन कॉन्ट्रैक्शन विद नो मोशन, ठीक है, थोड़ा बहुत हलन चलन उसमें होता है, ठीक है। ग्रेड 0 में कुछ हलन चलन नहीं है, नो मूवमेंट। ग्रेड 2 में चेक करना हो तो पेशेंट हमारे पास आने के बाद उसको ग्रेड 1 में चेक करना हो तो थोड़ा फ्लिपिंग मतलब थोड़ा हलन चलन है। ग्रेड 2 में फुल रेंज ऑफ मोशन, ग्रेविटी एलिमिनेटेड, जैसे मतलब थोड़ा 30 डिग्री तक जाएगा ग्रेविटी के साथ, विदाउट ग्रेविटी के साथ थोड़ा 30 डिग्री तक जाएगा। थोड़ा उसको कमेंट देंगे, थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए, थोड़ा नीचे कीजिए, एक कमेंट दे के हमें चेक करना है। पेनफुल पेशेंट रहेगा तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। नॉर्मल व्यक्ति तो पहले नॉर्मल व्यक्ति जो रहेगा वो ग्रेड 5 में 90 डिग्री कर देगा, सही बात है ना। नॉर्मल व्यक्ति जैसे आपका हाथ आप कीजिए, आपका 90 डिग्री चले जाएगा, राइट। थैंक यू। मतलब आप फुल रेंज ऑफ मोशन में हो इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई स्टिफनेस है, इसलिए आपका 90 डिग्री पूरा चला जाएगा। लेकिन पेशेंट हो तो उसको 0 से 0 1 2 3 ऐसे हमें ग्रेड में उसको चेक करके उसका परीक्षण करना है। ग्रेड 3 में फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, देखिए फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, मॉडरेट रेजिस्टेंस, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस उसको देना है। अब मॉडरेट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अपोजिट ताकत लगाना, मतलब दूसरे साइड से ताकत लगाना। देखो अभी हमें फ्लेक्शन करना हो, उसके रेजिस्टेंस लगाना हो तो हमारे रिस्ट पे थोड़ा प्रेशर देना है ना, हाथ सीधा और रिस्ट पे थोड़ा प्रेशर देके हमें उसको कहना है कि हाथ ऊपर कीजिए, थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, ये थोड़ा मीडियम रेजिस्टेंस, थोड़ा सा मॉडरेट रेजिस्टेंस उसको अप्लाई करना है, थोड़ा ताकत लगाना है, ठीक है। ये ग्रेड 3 में आता है, फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस। फोर्थ में क्या होता है, फुल रेंज ऑफ मोशन मॉडरेट रेजिस्टेंस, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पूर्ण रोम मध्यम प्रतिरोध, इसमें थोड़ा और ताकत लगाना है। और ग्रेड 5 में पूरी मैक्सिमम रेजिस्टेंस लगाना है, पूरी ताकत से। सर आप कुछ विचार कर रहे हो? वही सर उस पे जा रहा था निगाह, जो लिखा हूं मैं। नहीं, ग्रेड 3 में फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, थोड़ा बहुत सिर्फ हाथ रख के, थोड़ा। ग्रेड 4 में 50% रेजिस्टेंस लगाना है और उसको कमेंट करना है। ये थोड़ा सेम ही आएगा, सिर्फ टेक्निक एक अलग रहेगी रेजिस्टेंस देने की। और ग्रेड 5 में फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, न पोलर रेजिस्टेंस देना है फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। देखिए अभी 100% रेजिस्टेंस देना है, देखिए अभी हम नॉर्मल है, हम 100% रेजिस्टेंस देके थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर कर सकते हैं, फ्लेक्शन। फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी और फुल रेजिस्टेंस, ये ग्रेड 5 में होता है, ठीक है। देन में ना, ठीक है, अब आप वीडियो ऑफ कर सकते हो, कोई बात नहीं है। ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अभी इसका पूरा डिटेल जो है ना, मैं कुछ वीडियो निकाल के इसमें भेजूंगा, ठीक है। देखिए पेशेंट पोजीशन, रोगी की स्थिति होती है ग्रेड 3 to 5, पेशेंट इज
seated to arm at side with the elbows slightly flexed with forearm in ग्रेड 3 से 5 में रोगी के साथ बैठा जाता है और कोहनी मुड़ी हुई रहती है थोड़ी सी। मतलब रजिस्टर अभी मैंने जो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताया, सिर्फ ये भी थ्योरी में बता रहा हूँ, ठीक है। ये पेशेंट की पोजीशन होती क्या है। ग्रेड 3 और 3 टू मैंने आपको 0 से 5 तक बताया था, लेकिन थ्योरी में कैसा है। ग्रेड 3 to 5 पेशेंट इज seated with arm at side with elbows slightly flexed with forearm in pronation। थोड़ा स्लाइटली, जैसे मैंने बताया कि 30 डिग्री तक कोई पेशेंट हो, उसको अगर शोल्डर स्टिफ हो, ग्रेड 0-1 में उसका कुछ रेंज ऑफ मोशन या मूवमेंट नहीं आएगी, लेकिन ग्रेड 3 और ग्रेड 3 से लेकर 5 तक रोगियों के साथ मतलब थोड़ा बहुत उसको मूवमेंट होगी। देन है ग्रेड 0 to 2 patient is in side lying with the knee flexed to 90 degree and supported by the therapist gravity minimum position। ग्रेड 0 से 2 में रोगी घुटने के बल 90 डिग्री तक झुका हुआ रहता है और चिकित्सक द्वारा समर्थित है गुरुत्वाकर्षण, कम से कम गुरुत्वाकर्षण के साथ। मतलब ये आपको, ये जो मैंने आपको घुटने पे लेटकर पेशेंट की पोजीशन कैसे होती है, मैं आपको वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा। अब थेरापिस्ट की पोजीशन कैसी होती है, पेशेंट को चेक करने के वक्त थेरापिस्ट की पोजीशन कैसे होती है, मैंने आपको बताया था कि जिस साइड का जो जॉइंट हमें चेक करना है उसी साइड पेशेंट को लेना है। जैसे कि थेरापिस्ट टू स्टैंड ऑन टेस्ट साइड, ठीक है। चिकित्सक परीक्षण पक्ष में खड़ा होना चाहिए। जिस साइड आप परीक्षण कर रहे हो, जिस जॉइंट का, जिस मूवमेंट का, उस साइड थेरापिस्ट खड़ा रहना चाहिए। थेरापिस्ट टू स्टैंड ऑन टेस्ट साइड, ठीक है। देन पाल्पेशन शोल्डर फ्लेक्शन। पाल्पेशन का मतलब होता है स्पर्श, थोड़ा बहुत स्पर्श मतलब हाथ लगाना टेस्टिंग करते वक्त जरूरी है। अब उसको मापना कैसे है, मापना तो मैंने आपको बताया 0 से लेकर आपको 5 तक मापना है। पेशेंट टू एक्टिवली फ्लैक्स द शोल्डर टू गो पेशेंट टू एक्टिवली फ्लैक्स द शोल्डर टू 90 डिग्री। रोगी के कंधे को सक्रिय रूप से 90 डिग्री तक फ्लैक्स करना चाहिए, लेकिन तभी फ्लैक्स करेगा जब उसका शोल्डर 100% मोबिलाइज होगा, 100% मोमेंटेबल होगा, 100% रेंज ऑफ मोशन में होगा, राइट। लेकिन अगर पेशेंट अच्छा है, अगर टेस्ट करना है हमें, तो उसका 90 डिग्री तक फ्लैक्स करना, 90 डिग्री फ्लैक्स करने तक उसको ट्रीटमेंट करना या मोबिलाइज करना, मोमेंटेबल करना, थेरेपी देना, ये थेरेपिस्ट की तरफ होता है। टू टेस्ट पेशेंट टू एक्टिवली फ्लैक्स द शोल्डर टू 90 डिग्रीज। रोगी के कंधे को सक्रिय रूप से 90 डिग्री तक फ्लैक्स करना चाहिए। सेकंड आता है इसमें, ओके। फॉर ग्रेड्स 4 to 5 apply resistance or distal humerus just above the elbow in the direction opposite to shoulder flexion। अब ग्रेड 4 से लेकर 5 तक मैंने बताया कि अगर फुल रेंज ऑफ मोशन, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस लेके उसको हमें चेक करना है। मैंने अभी जैसे प्रैक्टिकल में बताया कि रिस्ट जॉइंट पे भी, रिस्ट पे भी आप हाथ रख के फुल रेजिस्टेंस ले सकते हो, या हमारा जो एल्बो होता है, थोड़ा सा वीडियो ऑन कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा वीडियो ऑन कीजिए 2 मिनट के लिए, ठीक है। देखिए पहले बार बताया मैंने कि आप रिस्ट पे भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेके आपको उसके फ्लैक्शन की टेस्टिंग कर सकते हो। यह हमारा एल्बो होता है, ठीक है। यहाँ एल्बो थोड़ा सा अपर, एल्बो यहाँ पर भी हम थोड़ा मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेके उसके मसल टेस्टिंग एग्जामिन कर सकते हैं। आप थोड़ा सा देख सकते हैं, एल्बो पे थोड़ा आप प्रेशर दीजिए आपके लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, और
उसको थोड़ा दबा के फ्लैक्शन कीजिए। ये हमारा एल्बो है, एल्बो जॉइंट, वहाँ पे आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस दीजिए, दबाइए और फ्लैक्शन कीजिए। मतलब ये भी एक टेस्ट करने की एक मेथड है। ठीक है, आप ऑफ कर सकते हो वीडियो। ठीक है, देन grade 5, to satisfy grade 5 normal muscle, the patient must have the ability to move through complete range of motion active resistive testing or minimum on and point range break testing against maximum resistance। ग्रेड 5 में ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस लेके रोधक प्रतिरोध या एक्टिव रेजिस्टिव टेस्टिंग। ग्रेड 5 में सामान्य मांसपेशी प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने के लिए रोगी के पास गति की पूरी श्रृंखला मतलब सक्रिय प्रतिरोध परीक्षण के माध्यम से आगे बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है जब हम ग्रेड 5 में फुल रेंज ऑफ मोशन और फुल रेजिस्टेंस लेते हैं तब पेशेंट के पास भी थोड़ी गति मतलब बल होना चाहिए उसको करने के लिए। ठीक है, या अधिकतम प्रतिरोध के खिलाफ एक अंत बिंदु सीमा यानी ब्रेक परीक्षण बनाने रखना चाहिए। जैसे हम उसको कमांड देंगे कि फ्लैक्स कीजिए, हम जैसे एल्बो पे उसको हमारा मतलब रजिस्टर देंगे तो उस गति में उस कमांड के साथ उसमें भी उतनी थोड़ी बहुत ताकत ये होनी चाहिए ताकि वो रेजिस्टेंस सहन कर सके और हमारा शोल्डर फ्लैक्स कर सके। देखिए ये शोल्डर फ्लैक्शन के बारे में हो गया। ठीक है, मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए शोल्डर फ्लैक्शन ये आपको थ्योरी में बताया मैंने आपने। ठीक है, इसको मैं आपको वीडियो निकाल के एक पेशेंट के साथ प्रैक्टिस करके बताऊंगा ताकि आपको इसको फ्लैक्शन का एमएमटी कैसे होता है, कैसे कमांड लेनी है, वो आप वीडियो में देख के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भी आप 100% शो कर सकोगे। ठीक है, देखिए शोल्डर फ्लैक्शन हमने पहले शोल्डर की एनाटॉमी देखी। शोल्डर में कितने बोन होते हैं? 3 बोन होते हैं, स्कैपुला, क्लेविकल मतलब कॉलर बोन और ह्यूमरस। उसमें जॉइंट होते हैं अलग अलग, जैसे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता है। देन स्कैपुलर एक्रोमियो जो क्लेविकुलर एंड ग्लेनोइड ह्यूमरस से जाके मिलता है। देन मैंने आर्टरीज बताई जिसमें एक्सिलरी आर्टरी होती है, सर्कमफेशियल ह्यूमरल आर्टरीज होती है और सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी होती है। देन मसल्स बताए, मसल्स इनवॉल्व बताया, डेल्टॉइड एंटीरियर जो डेल्टॉइड पुनर्काल, और सेकंड मसल बताई मैंने कोराइकोर बांचेलियस और सपोर्टेड बाय बाइसेप मसल। ठीक है, देन पेशेंट की पोजीशन बताई, रोगी की स्थिति होती है ग्रेड 2 और 3 to 5 के लिए पेशेंट इज सिटेड विथ आर्म एट साइड विथ एल्बोज स्लाइटली फ्लैक्स विथ फॉर आर्म इन प्रोनेशन। ठीक है, ग्रेड 3 से लेकर 5 तक रोगी के साथ बैठाया जाता है और कोनी मुड़ी हुई रहती है। ये आपको वीडियो में जो प्रैक्टिकली वीडियो निकालूंगा ये आपको बताया जाएगा। Grade 0 to 2 patient is in side lying with the knee flexed to 90 degree and supported by the therapist, gravity minimum position। ग्रेड 0 से लेकर 2 तक रोगी घुटने के बल 90 डिग्री तक झुका हुआ होना चाहिए और चिकित्सक द्वारा समर्थन है मतलब गुरुत्वाकर्षण ज्यादा से ज्यादा दिखाना है। देन थेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होती है ये भी बताया, थेरेपिस्ट टू स्टैंड ऑन टेस्ट साइड, चिकित्सक रोगी की परीक्षण करते वक्त उसके पक्ष में होना चाहिए या जिस साइड हम चेक कर रहे हैं उस साइड खड़ा होना चाहिए। पाल्पेशन शोल्डर फ्लैक्शन, पाल्पेशन शोल्डर फ्लैक्सर्स यानी फ्लैक्शन करते वक्त थोड़ा उसका स्पर्श भी हमारा होना चाहिए। टू टेस्ट मापते कैसे ये मैंने आपको बताया,
पेशेंट टू एक्टिवली फ्लैक्स द शोल्डर टू 90 डिग्रीज। रोगी के कंधे को सक्रिय रूप से 90 डिग्री तक फ्लैक्स करना चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति हो तो 100% करेगा। अगर कुछ रोगी हो, कुछ शोल्डर में प्रॉब्लम हो, तो उसको कमांड देके या धीरे धीरे करके उसको 90 डिग्री ले जाना पड़ेगा। Then for grades 4 to 5, apply resistance over distal humerus just above the elbow in the direction opposite to shoulder flexion. ग्रेड 4 से लेकर 5 के लिए कंधे के लचीलेपन के विपरीत दिशा में कोहनी के ठीक ऊपर रेजिस्टेंस ह्यूमरस पर प्रतिरोध लागू करें। मैंने जैसे बताया कि एल्बो पर, एल्बो जॉइंट है हमारा, ह्यूमरस जो आता है एल्बो जॉइंट में, वहां पे हम रेजिस्टेंस लेके रेंज ऑफ मोशन एमएमटी शोल्डर फ्लैक्शन चेक कर सकते हैं। टू सेटिस्फाई ग्रेड 5 नॉर्मल muscles, the patient must have the ability to move through complete range of motion. Active resistive testing or maintain on end point range break testing against maximum resistance. ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन देके नॉर्मल पोजीशन में, ग्रेड 5 में जो नॉर्मल पोजीशन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन देके हम मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन देके पेशेंट की गतिविधियाँ, मतलब शोल्डर फ्लैक्शन की गतिविधियाँ चेक कर सकते हैं। जिसे ग्रेड 5 सामान्य मांसपेशी प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने के लिए रोगी के पास गति की पूरी श्रृंखला यानी सक्रिय प्रतिरोधक परीक्षण माध्यम से आगे बढ़ने के लिए क्षमता होनी चाहिए, या अधिकतम प्रतिरोध के खिलाफ एक अंत बिंदु सीमा यानी ब्रेक परीक्षण बनाए रखना चाहिए। ठीक है, ये मैंने शोल्डर फ्लैक्शन के बारे में बताया। इसमें कोई दिक्कत हो तो थोड़ा पूछ सकते हो, या मैं शोल्डर एक्सटेंशन के बारे में बताने वाला हूँ। आपको कुछ समझ में आया? क्योंकि इसमें पूरा साइंटिफिकली कुछ कुछ वर्ड है वो समझ में नहीं आते हैं, पूछ सकते हो आप। अभी 4:57 हुई है, 3 मिनट मैं देता हूँ आपको पूछने के लिए, और 15 मिनट आगे और बाकी है, 15-20 मिनट। उसमें शोल्डर एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा, और उसका जो बताऊंगा उसका वीडियो आपको अप्लाई किया जाएगा, मतलब आपके ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, या यूट्यूब पे लेक्चर के समय जो यूट्यूब पे लेक्चर्स हमारे आते हैं उसके साथ में भी आपको दिखाया जाएगा। एमएमटी शोल्डर फ्लैक्शन में कुछ प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? भक्ति जी, डिम्पल जी, गायत्री, गिरे जी, खुशबू जी, उपाध्याय जी, रवीना जी, रेणुका, हाँ बोलिए। मरीज पर हम इलाज कर सकते हैं, अभी आपने जो बताया। ओके, आप फिर से रिपीट कीजिए। कौन कौन सी प्रॉब्लम में हम यूज कर सकते हैं इसको? जैसे कि देखिए, शोल्डर फ्लैक्शन में हमारा जब शोल्डर स्टीप होता है, शोल्डर स्टीपनेस होती है, मतलब हमारा शोल्डर हमारा कंधा जकड़ जाता है। देन कुछ एक्सीडेंटली कुछ हमें इंजरी होती है जिसमें प्लास्टर लगता है, तो हमारे शोल्डर से लेकर हमारा रिस्ट तक पूरे नर्व स्टिफ हो जाते हैं, ब्लड वेसल मतलब अनरेगुलर होती है, हमारे मसल्स मांसपेशियों में खिंचाव आता है, तब भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर हमारा कहते हैं ना कि फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम हो गया, फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम मतलब हमारे कंधे से जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो फिसल जाता है, स्लिप हो जाता है, उस वक्त भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है चेक करने की। ठीक है, ध्यान में आया कि फिर से बताऊं? नहीं सर, ठीक है। ओके, रेणुका जी, देन में ऋषभ जी आज आपने कुछ सवाल नहीं किए, कुछ पूछा नहीं। सर एक्चुअली मैं बैंक में हूँ। ओके सर, नो प्रॉब्लम, और फिर भी थैंक यू आपका, आप अटेंड कर रहे हो। ओके सर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसमें अगर कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ओके सर, ओके। हाँ उपाध्याय सर बोलिए। फ्रोजन शोल्डर और स्टिफ शोल्डर के जो लक्षण है वो क्या है?
देखिए प्रोजेक्ट शोल्डर जो स्टिफनेस आता है, देखो प्रोजेक्ट शोल्डर में क्या होता है ना, पहला एग्जांपल लेंगे हम पैरालाइज। पैरालिसिस में क्या होता है, आप थोड़ा वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है मैं ऑन करता हूँ वीडियो। ऊपर से थोड़ा वीडियो ऑन कीजिए। देखो पैरालिसिस में क्या होता है, राइट या लेफ्ट साइड हमें या पैरालिसिस हो गया तो उसमें क्या होता है, हमारा शोल्डर है ना थोड़ा स्लिप हो जाता है नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि वो मसल्स वीक हो जाते हैं। ये पहला लक्षण मतलब इसमें आता है। लेकिन दूसरा है, ऊंचाई से अगर नीचे गिर गए या राइट या लेफ्ट साइड पे हम गिर गए या बोन्स फ्रैक्चर हो गया या आर्टिफिशियल बोन डालने से पहले वो फिसल जाता है, जगह छोड़ देता है, तो उसमें भी ये दिक्कत होती है। देन एक आधी बार क्या होता है ना सर, हम नॉर्मली कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी वेट उठाते हैं तो हमारा शरीर हल्का होता है, बोलते हैं ऐसा कहते हैं ना, हल्के में अगर हमें या मोच आ गई या उसमें भी कभी कभी ये प्रॉब्लम हो सकता है या शोल्डर हमारा डिसलोकेट हो सकता है। और उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके लक्षण ये होते हैं, हमारा शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं करता, एडक्शन एबडक्शन नहीं करता, मतलब रोटेशन नहीं करता। मतलब ये दिक्कतें होती है, जैसे कि हमें कंघी बनानी हो या बालों में शैम्पू लगाना हो या हमें जैसे कान खुजाना हो, शर्ट पहनना हो, तो इसमें ये दिक्कत जाएगी, लक्षण आएंगे। लेकिन ये हार्ड लक्षण है। उसके पहले सौम्य लक्षण क्या होते हैं, हमारे कंधों में थोड़ा सूजन आना। ये सूजन तो सूजन के रीजन बहुत है, लेकिन शोल्डर अगर तुम्हारा डिस्लोकेट हो गया तो तुम्हारे मूवमेंट में प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। थोड़ा ऊंड आएगा, अंदर सूजन आएगी, या उंगलियों में, हमारी उंगलियों में ये बोलते हैं चिट्ठियां दौड़ रही है, मुंग्या आल्या असं म्हणतो आपण, है ना। उस तरीके से लक्षण होते हैं कुछ। या बैक साइड में हमें पेनफुल होता है, हमारी डेल्टॉइड मसल होती है यहाँ पे, स्कैपुलर इंटीरियर मसल्स होती है, यहाँ पे थोड़ा सा पेनफुल होगा, यानी जलन सा, ऐसे लक्षण हमारे शोल्डर शोल्डर में आते हैं। ओके, और कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हो। थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहता है और कुछ समझ में नहीं आ गया होगा तो वो भी वो भी बता सकते हैं आप। हाँ सर, मेरा ये पहला क्लास था। सर आपका नाम, एक मिनट। अच्छा हाँ, स्वप्निल, स्वप्निल सर, हाँ बोलो, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, माझा पहिलाच क्लास आहे, तर मला म्हणजे याचे बुक्स वगैरे बद्दल काही माहिती नाही. सर हां तुम्हाला व्हॉट्सअपवर एक जेवढे काही आता नोट्स आहेत ना सर, ते पण तुम्हाला पाठवले. आणि बुक्सबद्दल माहिती झालं तर जे शेड्यूल आहे BNYSचा जो फिजिओथेरपीचा, त्याच्या खाली एक काय काय आहे तो अनुक्रमणिका दिली आहे आणि सगळ्यात खाली बुक्सचे नाव दिलेले आहेत. ते तुम्हाला मी याच्या ग्रुपवर पाठवतो, म्हणजे तुम्हाला त्या बुकचे नाव वाचता येणार. आणि सोबतच Amazon आणि फ्लिपकार्टवर पण बस खूप सारे फिजिओथेरपीचे बुक भेटतात हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये, ते सर्च करू शकता. हाँ बोलिए डिम्पल जी. सर आई वाज आस्किंग, मतलब नेचुरोपैथी में पैरालिसिस का मतलब कौन से मेथड्स होती है जिनसे हम क्योर कर सकते हैं पैरालिसिस शोल्डर का? अच्छा, उसमें है ना डिम्पल जी, अलग अलग टेक्निक्स होती है। जैसे कि शोल्डर में अगर शोल्डर तो नहीं होता है पूरा, पूरी एक साइड चली जाती है, वन साइड में क्या हाथ ही होता। चला, हाँ बोलिए। हाँ पूरा हाथ ही, मतलब हाथ तो चला जाता है सर, फिंगर्स की भी मूवमेंट्स नहीं होती। तो एक्चुअली मतलब मेरे पापा को ही हुआ था 10 साल पहले। ओके वो अभी भी पूरा क्योर नहीं हुआ है, अभी वही टॉपिक चालू था, तो इसलिए मैंने पूछा सर आपसे कि मतलब कौन सी मेथड्स रहती है अपनी नेचुरोपैथी में जिससे वो क्योर हो सकेगा क्या वो 10 साल पूरा? ओके, आपका सवाल तो एकदम सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो अभी जो मेथड्स पढ़ा रहा हूँ, जो टेस्टिंग पढ़ा रहा हूँ, ये टेस्टिंग है ना, जो डिजीज़ रहेगी, जो डिजीज़ के साथ कौन सी मूवमेंट करनी है, कौन सा मोबिलाइजेशन किस डिजीज़ पे करना है, किस रोग पे करना है, किस जॉइंट पे करना है, किस मसल्स का करना है, इसका आपको एक टॉपिक और एक डिजीज़
और उसके ऊपर हमारा फिजियोथेरेपी कौन सा काम करता है, किस तरीके से करना है, ये आपको डिटेल्स में मैडम बताया जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, ओके सर। लेकिन अभी फिलहाल में अगर आपको घर में करना हो तो थोड़ा दो बात कहने हैं उसको अभी आप थोड़ा वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह की थोड़ा सा मूवमेंट करना है। ठीक है, रेडी? देखिए, आपके पापा का कौन से साइड में है? सर राइट हैंड में। राइट हैंड में करना है। उनको कौन सी मूवमेंट नहीं होती है? सर जैसे बाइट बनाना नहीं आता अच्छे से, ग्रिपिंग होती है? पूरी तरह से नहीं होती सर। ओके, ग्रिपिंग के लिए आप ओके, और उनका पूरा फ्लैक्स जाता है, ऊपर जाता है हाथ, यहाँ साइड होता है, साइड रोटेशन होता है। वैसे होता है। ओके लेकिन ठीक। जो हाथ उंगलियों की ग्रिप्स है ना सर, वो अभी तक पूरी तरह से हाई नहीं है नॉर्मल। जैसे नॉर्मल हम नॉर्मली जितना करते हैं ना, तो पूरा उतना नहीं। ओके, देखिए अभी आप घर पे हो तो नॉर्मली आप 4-5 स्टेप कर सकते हो, 2 मिनट में बता देता हूँ। देखिए हमारी उंगली है, उंगली को शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकते हो, पाँचों भी लेके करना है, ठीक है। लेकिन एक ग्रिप यहाँ होनी चाहिए और एक ग्रिप हमें यहाँ होनी चाहिए। अगर कोई और मेरे साथ होता तो आपको सही तरीके से पता चल जाता, लेकिन फिर भी आप समझ लेना। अगर आपके पिताजी का अगर राइट हैंड है तो आपका लेफ्ट हैंड यहाँ रिस्ट पे होना चाहिए और आपका राइट हैंड ये पांचवी उंगली के पास, ठीक है। ये फ्लैक्शन एक्सटेंशन आपको जितना काउंट करना है उतना काउंट कर सकते हो आप, ठीक है। देन इसको ऐसे घुमाना है, ठीक है, यही यह पकड़ के, ये सेकंड स्टेप, ठीक है ना। देन एल्बो को यहाँ पकड़ के, एक हाथ हाथ आपको यहाँ रहेगा एल्बो के पास और एक हाथ आपका रिस्ट पे रहेगा, इसको एल्बो फ्लैक्शन एक्सटेंशन कर सकते हो, ठीक है। देन इसको थोड़ा खड़े रह के बताता हूँ, ठीक है। आपको साइड में एडक्शन एबडक्शन ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पापा खुद करते हैं तो बेटर, अगर उस कुछ मूवमेंट नहीं करते हैं तो आपको थोड़ी असिस्ट मतलब हेल्प करनी पड़ेगी। देन साइड रोटेशन भी आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। इसमें कंटिन्यू करने के बाद आपका मतलब कंटिन्यू लॉन्ग ट्रीटमेंट है, लेकिन आप कंटिन्यू करेंगे तो 100% आपका पापा के जो हाथ है वो 90% 80-90% काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। ओके, अगर देना इसके बारे में डीप में और आपको मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। ठीक है, अभी हमारे पास 10 मिनट बाकी है। नेक्स्ट टॉपिक है जो मैंने अभी फ्लैक्शन के बारे में बताया था, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है शोल्डर एक्सटेंशन। शोल्डर एक्सटेंशन, एमएमटी शोल्डर एक्सटेंशन। देखिए अभी शोल्डर एक्सटेंशन, शोल्डर के एनाटॉमी तो पता ही है, ठीक है। शोल्डर में कौन से आर्टरीज है वो भी मैंने आपको बताया। शोल्डर में कौन से जॉइंट इन्वॉल्व है वो भी मैंने आपको बताया। शोल्डर में इन्वॉल्व मसल्स है वो भी मैंने आपको बताया। अभी इसमें दूसरा सेकंड टॉपिक कौन सा था, एमएमटी शोल्डर एक्सटेंशन। देखिए मैंने 25 क्राइटेरिया लिख के दिए हैं, लेकिन हम शोल्डर से मतलब अपर लिम्ब से, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई होगी एनाटॉमी की वो अपर लिम्ब से ही स्टार्टिंग होगी, ठीक है। शोल्डर एक्सटेंशन, शोल्डर एक्सटेंशन में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व, कौन से मसल्स इन्वॉल्व है मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, लेटिसिमस डॉर्सी, LITI डबल SIMIIMUS लेटिसिमस डॉर्सी DORSI। सेकंड है डेल्टॉइड पोस्टीरियर, DELTOID डेल्टॉइड, ब्रैकेट में लिखना है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब बैक साइड, पिछले वाला। देखो शोल्डर फ्लेक्शन में डेल्टॉइड कौन सा था मसल्स, डेल्टॉइड मसल्स कौन सा था? अल्टेरियर। राइट, थैंक यू। अभी इसमें पोस्टीरियर है, ठीक है। डेल्टॉइड पोस्टीरियर यानी डेल्टॉइड पीछे वाला। थर्ड मसल है टेरिस मेजर, TERSMAJOR। लिख लिया?
एक बार कोई भी रिमाइंड कर दीजिए ताकि मुझे पता चले लिखी है आपने। यस सर। ओके, नाउ कंटिन्यू। एमएमटी शोल्डर फ्लैक्शन हेडलाइन लिखा, एक्सटेंशन सॉरी। सर एक्सटेंशन में हाँ, लेटिसिमस डॉर्सी, लेटिसिमस डॉर्सी 1, सेकंड इज डेल्टॉइड पोस्टेरियर। ब्रैकेट में लिखा ना। हाँ यस सर, ओके, ब्रैकेट इज टेरेस मेजर। ओके, थैंक यू। ओके ये 3 मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती है। देखिए अब पेशेंट की इसमें पोजीशन कैसे होनी चाहिए, एक्सटेंशन के लिए पेशेंट की पोजीशन कैसे होनी चाहिए। हाँ बोलिए वर्षा जी, कुछ बोलिए। एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके ठीक है। एमएमटी मैनुअल मसल्स टेस्टिंग शोल्डर एक्सटेंशन, ठीक है, हेडलाइन लिखा। यस सर। ठीक है, मसल्स इन्वॉल्व, इसमें कौन सी मसल्स शामिल होती है। नंबर 1 लेटिसिमस डॉर्सी, LATISSIMUS, DORSI, लेटिसिमस डॉर्सी। सेकंड है डेल्टॉइड पोस्टीरियर, DELTOID, डेल्टॉइड पोस्टीरियर, ब्रैकेट में लिखना है POSTERIOR, पोस्टीरियर। देन थर्ड है टेरिस मेजर, TERESMAJOR। ठीक है सर। ओके, और अंटीरियर हाँ मैडम बोलिए। लैटिसिमस डॉर्सी के बाद आपने ब्रैकेट में कुछ बताया था। डेल्टॉइड पोस्टीरियर, पोस्टीरियर ब्रैकेट में लिखना है POSTERIOR। ओके, देखो फ्लैक्शन में डेल्टॉइड इंटीरियर था, ठीक है, देखना इसमें बहुत डिफरेंट आता है, और एक्सटेंशन में डेल्टॉइड पोस्टीरियर है। ठीक है, आपको मसल्स के बारे में पूरी अक्षय सर तो आपको बताएंगे, मसल्स के बारे में पूरी जानकारी, और एनाटॉमी यानी पूरी अस्थि की जानकारी, हमारी जो कंकाल है मतलब हमारे बोन्स है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी अक्षय सर बताएंगे, लेकिन इसमें मेरा आपको थोड़ा बहुत बताना जरूरी है। ठीक है, अब एक्सटेंशन हम अगर एमएमटी कर शोल्डर एक्सटेंशन की एमएमटी करेंगे, ठीक है, मतलब मैनुअल मसाज टेस्टिंग करेंगे, उसमें पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। रोगियों की स्थिति, पेशेंट इज इन प्रोन विथ एल्बो extended with arm free to move, palm directed up in direction of इंटीरियर रोटेशन। रोगी को कोनी के साथ आगे बढ़ने के लिए हाथ मुक्त हथेली को आंतरिक घुमाव की दिशा में ऊपर की ओर निर्देशित किया जाएगा। प्रोन साइज मतलब प्रोन साइड में सोना है, मतलब पेट केबल, पेट केबल सोने के बाद ही एक्सटेंशन होगा शोल्डर का। अब शोल्डर एक्सटेंशन मतलब क्या होता है ना, हाथ पीछे लेके जाना। थोड़ा सा आप वीडियो ऑन करके अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, वैसे भी वीडियो तैयार करके मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, शोल्डर फ्लेक्शन हमारा आगे जाएगा ऊपर 90 डिग्री, शोल्डर एक्सटेंशन हमारा हाथ पीछे जाएगा। ठीक है, अब कोई भी चीज़ अगर फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल देखा जाए, अगर समझो हम टीवी के सामने बैठे हैं, हाँ टीवी के सामने चेयर के ऊपर बैठे हैं, हमारे चेयर के पीछे कुछ टेबल है ना, टेबल है तो टेबल के लिए हम थोड़ा हाथ पीछे करेंगे, है ना, रिमोट लेने के लिए। उस टेबल के ऊपर अगर रिमोट हो तो उसके लिए हम हाथ पीछे करेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत एक्सटेंशन की मूवमेंट होती है। ठीक है, पेशेंट इज इन अ प्रोन मकान,
patient is in prone with elbow extended with arm free to move, palm directed up in direction of interior रोटेशन। रोगी को कोहनी के साथ आगे बढ़ने के लिए हाथ मुक्त हथेली को आंतरिक घुमाव की दिशा में ऊपर। हाँ सर बोलिए। आगे है फॉर ग्रेडेड 0 to 2 पेशेंट इज इन साइड लाइन ग्रेविटी मिनिमम पोजीशन with प्लस माइनस लो फ्रीक्वेंसी बोर्ड। ग्रेड 0 से 2 के लिए रोगी साइड लेटा हुआ चाहिए। गुरुत्वाकर्षण कम से कम न्यूनतम स्थिति में कम होना चाहिए। मतलब अगर उसका एक्सटेंशन अगर हम चेक कर रहे हैं तो थोड़ा सा एल्बो पे या रिस्ट पे थोड़ा मिनिमम पोजीशन देके एक्सटेंशन के लिए कमांड देना है, आगे हाथ पीछे करने के लिए कमांड देना है, ताकि हमें पता चले कि रेंज ऑफ मोशन मतलब कितनी ताकत इस पेशेंट में होती है। इसका वीडियो आपको प्रैक्टिकली भेजा जाएगा। अब इसमें क्या होता है, थेरेपिस्ट की भी पोजीशन होती है। थेरेपिस्ट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? थेरेपिस्ट स्टैंड ऑन टेस्ट साइड, मतलब जिस साइड का, जिस राइट हो या लेफ्ट हो, किसी भी साइड का अगर हमें एल्बो फ्लेक्शन एल्बो एक्सटेंशन अगर हमें चेक करना है तो उसी साइड थेरेपिस्ट की पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, थेरेपिस्ट स्टैंड ऑन दिस साइड, थेरेपिस्ट टेस्ट साइड पर खड़ा होना चाहिए। देन पाल्पेशन और शोल्डर एक्सटेंशन, कंधे के एक्सटेंशन पर थोड़ा हमारा स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, एक्सटेंशन हो या फ्लेक्शन हो, हमारा थोड़ा सा टच उस पेशेंट के साथ होना चाहिए कंधे के ऊपर। ठीक है, अभी हम उसको मापना देखेंगे। टू टेस्ट कैसे मापेंगे? पेशेंट एक्टिवली एक्सटेंडेड टू शोल्डर थ्रो अवेलेबल रेंज, रोगी सक्रिय रूप से उपलब्ध सीमा के माध्यम से कंधे का विस्तार करता है। अब कैसा करता है? अगर वो नॉर्मल हो तो कंधे का विस्तार करेगा, लेकिन अगर पेनफुल हो या कुछ प्रॉब्लमेटिक हो तो उसको कमांड दे के रेंज ऑफ मोशन शोल्डर एमएमटी एक्सटेंशन हमें चेक करनी होगी। ठीक है, फॉर ग्रेड 4 to 5 अप्लाई रजिस्टर ओवर पोस्टर सरफेस ऑफ डिस्टल ह्यूमरस इन एक्सटेंशन। ग्रेड 4 से 5 के लिए विस्तार के विपरीत दिशा में डिस्टल ह्यूमरस की पिछली तरह पर प्रतिरोध लागू करें। जैसे मैंने फ्लैक्शन के लिए बताया था कि एक्सटेंशन कहाँ होना चाहिए, रेजिस्टेंस कहाँ देना है। हम रिस्ट के ऊपर भी दे सकते हैं और एल्बो के ऊपर, एल्बो फ्लैक्शन कर शोल्डर फ्लैक्शन करते वक्त एल्बो जॉइंट के ऊपर भी थोड़ा रेजिस्टेंस दे सकते हैं। वैसे ही हम जब शोल्डर एक्सटेंशन करेंगे तो जो सरफेस है, डिस्टेंस सरफेस ह्यूमरस की जो डिस्टेंस सरफेस है वहाँ पे, मतलब पीछे साइड, तो एल्बो की पीछे साइड वहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस देके उसको शोल्डर एक्सटेंशन करने के लिए, मतलब शोल्डर पीछे ले जाने के लिए कहेंगे और वहाँ पे थोड़ा सा हमारा दबाव देंगे। मतलब ह्यूमरस की पिछली साइड पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध देंगे। टू सेटिस्फाई ग्रेड 5 नॉर्मल मसल performance criteria, the patient must have the ability to move through complete range of motion, active resistive testing या और maintained and end point range break testing against maximum resistance। इसका अर्थ होता है ग्रेड 5 सामान्य मांसपेशी प्रतिशत मानदंड को पूरा करने के लिए रोगी के पास गति की पूरी श्रृंखला यानी सक्रिय प्रतिरोध परीक्षण के माध्यम से आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए या अधिकतम प्रतिरोध के खिलाफ एक अंत बिंदु सीमा ब्रेक परीक्षण बनाए रखना चाहिए। मतलब क्या होता है ना, जब एक्सटेंशन करते हैं, फुल रेजिस्टेंस देते हैं
तब उसकी भी थोड़ी मोबिलिटी या एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि हमारे कमांड को वो फॉलो कर सके। मतलब जब रजिस्टर देंगे तब उसका एक्सटेंशन करने के लिए उसकी भी ताकत थोड़ी बहुत होनी चाहिए, यानी ब्रेक टेस्टिंग या सक्रिय प्रतिरोध परीक्षण यानी एक्टिव रजिस्टिव टेस्टिंग के साथ साथ। ठीक है, ये फ्रैक्शन और एक्सटेंशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया थेरेपेटिकली, और आपको थोड़ा वीडियो में प्रैक्टिकली कैसे मसल टेस्टिंग करते हैं ये वीडियो आपको बताया जाएगा। कुछ समझ में आया नहीं आया होगा तो आप बताइए, 2 मिनट में आपके लेता हूँ। अभी 5:20 हो गए, हमारे 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप 2 मिनट में कुछ पूछ सकते हो, कुछ समझ में आया या नहीं आया, या मेरी भाषा समझ में आती है या नहीं आती है, मेरा लेक्चर आपको समझ में आता है या नहीं आता है, वो भी आप बताइए। ठीक है, कोई भी बता सकते हैं। उसमें कैसा है ना, अभी ये साइंटिफिकली कुछ कुछ वर्ड होंगे ये इंग्लिश ही होंगे, जिसका अर्थ नहीं होगा। जो इसका अर्थ है वो फुल मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, कोई एनी प्रॉब्लम एनी क्वेश्चन बता सकते हो, बोल सकते हो, पूछ सकते हो। डिम्पल जी, भक्ति जी, गायत्री जी, खुशबू जी, उपाध्याय सर है, देन रवीना जी है, रेणुका जी। हाँ उपाध्याय सर बोलिए सर। सर जितना बताया आपने समझ में आया है। थैंक यू सर, और मुझे भी खुशी हो रही है कि मेरी लैंग्वेज आपके समझ में आती है। हाँ सर। ओके सर, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ अभी वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ही होते हैं, वो इंग्लिश में ही बताना पड़ता है। नहीं वो सब्जेक्ट नया है सर, ये टर्मिनोलॉजी का तो वो आएगा थोड़ा इश्यू, तो वो जहाँ नहीं समझ में आएगा वो बताएंगे, क्योंकि हम लोगों को जिनको एनाटॉमी नहीं पढ़ाया गया है अभी तक मसल वगैरह के बारे में, बोन के, सही बात है सर, उनके साथ साथ ही मैं चल रहा। है, हाँ सर, उनकी उनको अगर प्रॉब्लम आए तो वो लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं। हाँ मुझे कोई बात नहीं सर, नहीं हुआ है एनाटॉमी तो मुझे कोई बात नहीं है। जो जैसे अभी अपर लिम्ब से हमने शुरू किया है हमारे एमएमटी, तो सर भी जो अक्षर सर अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, वो भी अपर लिम्ब से हमारे एनाटॉमी चालू करेंगे। मसल्स के बारे में डिटेल्स अपर लिम्ब से ही चालू होगी। ठीक है, वो इसीलिए मैं अपर लिम्ब से मैंने स्टार्टिंग किया है। ओके सर, ताकि और किसी को समझ में ना आए तो मुझे इश्यू करके या बता सकते हो, बोल सकते हो या पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, सही बात है। ओके सर, और कोई पूछना चाहता है? उमाकांत जी है, वर्षा जी है, स्वप्निल सर है, ऋषभ सर है और रेणुका जी है। ओके, बहुत सारे लोग आज ज्वाइन हुए, थैंक यू। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं मेरा। ओके, बाकी सब समझ में आ गया, ताकि मैं लेफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि अभी सर का क्लास है आगे, चलेगा? ओके, सभी को गुड नाइट, और मिलेंगे अगले क्लास में। आपका दिन शुभ हो और आपकी रात्रि भी शुभ हो। नमस्ते। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। थैंक ओके, मोस्ट वेलकम। ओके, यू। बाय।